हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवीन में। सो गाइस, आज हम लोग नेट समाजशास्त्र के सिलेबस की तीसरी इकाई में सम्मिलित सामाजिक संरचना पार्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का घटक है। तो यहाँ पर प्रश्न किए जा रहे हैं सामाजिक संरचना के घटक से, यानी समाज की संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों की बात की जा रही है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आयु एवं लिंग, दूसरा है व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या, तीसरा है परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय और चौथा है वृहद परिवारों का पुंज। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आयु एवं लिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज की संरचना का निर्माण व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर बने हुए समूहों, समितियों, संस्थाओं, व्यक्तियों के द्वारा किसी भी समिति में रहते हुए या किसी भी समूह में रहते हुए धारण किए गए पद और उनसे जुड़ी हुई परिस्थितियों और भूमिकाओं से संबंधित होता है। यानी ये सभी इकाइयाँ समाज की संरचना का निर्माण करने वाले होते हैं। तो इसमें आयु एवं लिंग समाज की संरचना का निर्णायक इकाइयों में सम्मिलित नहीं होता। व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या से समाज का ही निर्माण नहीं हो सकता है, तो उससे समाज की संरचना कहाँ से बनेगी। पहली चीज़ इसमें है, समाज की संरचना या समाज का निर्माण होने के लिए व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज़ है परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय। सो गाइस, यही सी वाला ऑप्शन सही है, परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय। परिस्थिति किसी भी समूह में रहने वाले किसी भी समूह से सम्मिलित व्यक्तियों के परिस्थितियाँ और उस परिस्थितियों पद या परिस्थितियाँ और उनसे जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय से ही समाज की संरचना का निर्माण होता है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा किसने दी है। संरचनात्मक दृष्टव्यता, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मर्टन, बी है पार्सन, सी है नडेल और डी है सोरोकिन। तो यहाँ पर गाइस नडेल यानी सी वाला ऑप्शन सही है। संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा या संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत SF नडेल ने ही दिया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है। गाइस, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किस भारतीय समाजशास्त्री। सबसे पहली बात जो प्रश्न में है वो समाजशास्त्री की न होकर भारतीय समाजशास्त्री की बात की जा रही है। उसके बाद पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय समाजशास्त्री है जिसने सामाजिक संरचना यानी समाज की संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है। तो इसमें ऑप्शन है MN श्रीनिवास, बी है AR देसाई, सी है RK मुखर्जी और डी है L ड्यूमा। तो हम विचार कर लेते हैं प्रत्येक ऑप्शन पर। MN श्रीनिवास का नाम मूल्यों के अध्ययन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि श्रीनिवास को हम उनके सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभुजाति के अध्ययन के लिए पहचानते हैं या श्रीनिवास इसके लिए जाने जाते हैं। दूसरा नाम है AR देसाई का। तो देसाई जी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं। इनकी इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अगला है RK मुखर्जी। RK मुखर्जी को हम मूल्यों के अध्ययन के लिए जानते हैं। इन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र की बात की है और इन्होंने मूल्यों के दो प्रकार भी बताए हैं। एक है साध्य मूल्य और दूसरा है साधन मूल्य। सो गाइस, यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन ही सही है, RK मुखर्जी, क्योंकि ड्यूमा जो डी वाला ऑप्शन है ड्यूमा जातीय संस्करण की बात करता है, ना कि मूल्यों की। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि समाज की संरचनाएं सामाजिक कर्ता से बाह्य वस्तु नहीं होती, अपितु कर्ताओं द्वारा उनके व्यवहारों से उत्पादित एवं पुनर्उत्पादित नियम एवं साधन होती हैं। यानी संरचनाएं जो हैं वो सामाजिक कर्ता के बाहर की वस्तु नहीं है कि वो बाहर से सामाजिक कर्ता पर लादी जाती हो और वो
बाहर की वस्तु हो, बल्कि समाज की जो संरचना है ये इन्हीं सामाजिक कर्ताओं के व्यवहारों में ही परिलक्षित होती है। उनके व्यवहारों से ही ये उत्पन्न होती हैं, उनके व्यवहारों से ही ये जन्म लेती हैं और फिर इनका पुनरुत्पादन होता है या उनमें सुधार होता है और ये कार्य करती हैं। तो इनका इसमें ऑप्शन है एंथोनी गिडिंग्स, बी है राल्फ डेरेनडॉर्फ, सी है राल्फ लिंटन और डी है टालकाट पार्सन्स। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स ने ही इस बात को माना है और इस तर्क को दिया है कि संरचनाएं सामाजिक कर्ता के बाहर की वस्तु नहीं है, बल्कि ये कर्ता के व्यवहारों में ही परिलक्षित होती हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, संरचना को एक पद्धति, विधि परंतु वास्तविकता नहीं कौन मानता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा विद्वान है जो ये मानता है कि संरचना केवल एक विधि है, एक पद्धति है, परंतु वास्तविकता नहीं है, यानी ये प्रमाणित नहीं है, वास्तविक नहीं है, केवल एक पद्धति है अध्ययन करने के या तथ्यों के विश्लेषण करने की, घटनाओं के विश्लेषण करने की एक पद्धति है, एक विधि है, एक तरीका है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। इसमें ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, एसएफ नडेल, लेवी स्ट्रास और इवांस प्रचार्ड। तो संरचना को एक पद्धति और एक पद्धति तो माना है किंतु वास्तविक नहीं माना है, तो इसमें आपका लेवी स्ट्रास यानी सी वाला ऑप्शन सही है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संरचना के विश्लेषण में दोहरे विपर्य की अवधारणा किसने दी है? दोहरे विपर्य यानी द्विभाजी विपरीतता, द्विभाजी विपरीतता का सिद्धांत एसएफ नडेल ने दिया है। तो यहाँ पर संरचना के विश्लेषण में दोहरे विपर्य की अवधारणा किसने विकसित की है? एसएफ नडेल ने। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें निम्नलिखित में से किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने भारतीय सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, AR देसाई। गाइस ये पहला वाला ही ऑप्शन, ए ऑप्शन ही सही है, क्योंकि AR देसाई, अक्षय कुमार रमणलाल देसाई एक मार्क्सवादी थे। इन्होंने ही अपने अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरावती कार्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इरावती कार्वे ने भारतीय सामाजिक संरचना के जो मुख्य स्तंभ बताए हैं, ठीक, उन मुख्य स्तंभों में से कौन सा एक मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं और इन 4 ऑप्शन में वो एक कौन सा है जो इनके द्वारा बताए गए स्तंभों में सम्मिलित नहीं होता? तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि इरावती कार्वे ने भारतीय समाज की संरचना के 3 मुख्य स्तंभ ही बताए हैं, जिसमें पहला स्तंभ इन्होंने जाति व्यवस्था को बताया है और दूसरा इन्होंने संयुक्त परिवार को बताया है और तीसरा इन्होंने ग्रामीण समुदाय को बताया है। सो गाइस यहाँ पर इनके द्वारा बताए गए ऑप्शनों में हम देख लेते हैं कि जाति व्यवस्था को इन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ बताया है, संयुक्त परिवार को भी बताया है और ग्रामीण समुदाय को भी बताया। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? सी, यानी कि यही सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जो इसमें सम्मिलित नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना लगभग स्थिर है, यानी समाज की जो संरचना है वो स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं आता और अपरिवर्तनशील है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनशील है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? तो यहाँ पर समाज की संरचना को स्थिर और उसके गुणात्मक पक्ष को परिवर्तनशील किस विद्वान ने माना है? इस पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रेडक्लिफ ब्राउन, बी है एसएफ नडेल, सी है मैलिनोस्की और डी है लेवी स्ट्रास। तो यहाँ पर एसएफ नडेल, बी वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि नडेल ने ही समाज की संरचना को स्थिर माना है और उस संरचना के निर्माण करने वाली जो इकाइयाँ हैं
जिससे ये संरचना बनती है, उन निर्णायक इकाइयों की उप संरचनाओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार की एक संरचना है। संयुक्त परिवार में जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबका एक पद और उससे जुड़ी हुई भूमिकाएं होती हैं। संयुक्त परिवार में मुख्य भूमिका कर्ता की होती है, उसके बाद कर्ता के अन्य पुत्र हैं, उसके पुत्र पुत्रियां हैं, प्रत्येक के अपने एक पद है और उनसे जुड़ी हुई उनके भूमिकाएं हैं, और वे अपने पद पर रहते हुए पद से संबंधित अन्य व्यक्तियों से संबंध बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार में जो मुखिया का पद है, ठीक, उस मुखिया के पद पर जो भी व्यक्ति है, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के साथ ही मुखिया का पद भी समाप्त हो जाएगा, नहीं, बल्कि संयुक्त परिवार की संरचना में जितने पद हैं वो सभी पद स्थिर हैं, अस्थायी हैं, अपरिवर्तनशील हैं, उनमें बदलाव नहीं आता। वो पद अपने स्थान पर बने रहते हैं। उस पद को धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो आते और जाते रहते हैं। ठीक उसी तरह से समाज की संरचना है। समाज की संरचना भी एक स्थिर और अपरिवर्तनशील है, लेकिन इन संरचना का जो गुणात्मक स्वरूप है वह गतिशील है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारा। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में किया है? देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इस एक प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने, यानी एक प्रश्न तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक, अब यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि किस पुस्तक में किया है। यहाँ पर इनके कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में ही हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के दो स्तरों पर कार्यात्मक उपप्रणाली तथा संरचनात्मक उपप्रणाली का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? तो सामाजिक संरचना के दो स्तर पर कार्यात्मक उपप्रणाली और संरचनात्मक उपप्रणालियों का उल्लेख हैरियम जॉनसन ने ही किया है। हम कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना को किस नाम से पुकारा है? तो यहाँ पर इस बात को आप जान लीजिए कि सभी विद्वानों ने सामाजिक संरचना को अलग अलग नामों से, अलग अलग शब्दों से पुकारा है। जैसे एस एफ नडल ने सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक व्यवस्था का भी प्रयोग किया है, सामाजिक संगठन का भी प्रयोग किया है, या सामाजिक संरचना शब्द का भी प्रयोग किया है। उसी तरह से कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक प्रतिमान शब्द का प्रयोग किया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, किस विद्वान ने माना है? तो इसमें ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, नडेल और मॉरिस गिन्सबर्ग। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है, रेडक्लिफ ब्राउन। देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन ने दो जनजातियों बोंगा और बांटू, इन दो जनजातियाँ, ये दोनों जनजातियाँ दक्षिण अफ्रीका की, इन दोनों जनजातियों का अध्ययन किया। उन्होंने इन दोनों जनजातियों में वधु मूल्य के प्रचलन का उल्लेख किया है, जिसे वहाँ पर लाबोला के नाम से जाना जाता है। ठीक, लाबोला के नाम से जाना जाता है। ये लाबोला जो है, ये इसके अंतर्गत विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक, इसी आर्थिक सहायता के आधार पर इस जनजाति में लोग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से वैवाहिक आधार पर, नातेदारी के आधार पर संबंधित होते हैं, और इसी के आधार पर इनके आर्थिक संबंध भी बने रहते हैं। तो क्या है, उनमें एकीकरण पाया जाता है, उनमें एकता पाई जाती है।
तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। तो वहाँ की जो सामाजिक संरचना है वहाँ की इस स्थानीय विशेषता से संबंधित है, वहाँ की संरचना इस स्थानीय विशेषता से प्रभावित हो रही है। इसीलिए रेडक्लिफ ब्राउन ने इस बात को कहा है कि किसी भी समाज की संरचना हो वह संरचना वहाँ की स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा विद्वान है, वो कौन सा समाजशास्त्री है जो संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है पार्सन्स, ये भी संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। मर्टन, ये भी प्रकारवादी हैं। मेरियन जे लेवी स्ट्रास, ये भी संरचनावादी हैं, इनका संरचनाकरण का सिद्धांत आता है, संरचनावाद की बात करते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन जो है कूले, ये आपका सही है, ये संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये परिभाषा आर.के. मर्टन ने दी है। ये परिभाषा आर.के. मर्टन की है। मर्टन जी कह रहे हैं कि सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता, यानी सामाजिक इकाइयाँ क्रमबद्धता एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़ी हुई हों और उनकी पारस्परिक निर्भरता, वे एक दूसरे पर निर्भर हों, उनकी आवश्यकताएं एक दूसरे से संबंध बनाने पर ही पूरी होती हो उत्पन्न, और इस आधार पर जो व्यवस्था उत्पन्न होती है, जो व्यवस्था जन्म लेती है, उसी व्यवस्था को सामाजिक संरचना के नाम से जाना जाता है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं सामाजिक संरचना के सिद्धांतों और अवधारणाओं पर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।